क्या आप जानते हैं, एक शहर के जाने माने कारोबारी परिवार का बेटा अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकलता है, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आ सकेगा। उसको ढूंढने के लिए कई थानों की पुलिस लगाई गई। बड़े बड़े अधिकारी भी इस केस की जांच में जुटते हैं। आम जनता, परिवार के लोग, स्कूल और कोचिंग के छात्र, टीचर्स, कारोबारी और व्यापारी संगठन के लोग सभी सड़क पर उतरकर कैंडल मार्च निकालने लगे। इस केस को लेकर परिवार ने पुलिस और मीडिया पर भी सवाल उठाए कि जांच को अलग दिशा दिया जा रहा है, जबकि मामला कुछ और ही है। सब कुछ होने के बाद अंतिम में कोर्ट का फैसला आया। जज ने भी इस तरह के केस को पहली बार देखा था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं कुशाग्र कनौडिया केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में आने वाले रायपुरवा थाना क्षेत्र से। यही आचार्य नगर इलाके में भगवती विला करके एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। इसी के सेकंड फ्लोर पर कनौडिया परिवार रहा करता था। घर के मुखिया हैं मनीष कनौडिया, इनकी पत्नी है सोनिया कनौडिया और 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 16 साल का कुशाग्र, 12 साल का बेटा आदि और सबसे छोटी बेटी है आरू। मनीष कनौडिया और इनका परिवार शहर के जाने माने बिजनेसमैन में से एक हैं। इनका साड़ियों का कारोबार था। इनका ये बिजनेस कानपुर से लेकर लखनऊ से लेकर गुजरात के सूरत तक फैला हुआ था। मीडिया के अनुसार ये लोग मूल रूप से कानपुर के पटकापुर के रहने वाले हैं। करीब 10 साल पहले आचार्य नगर इलाके में आकर बस गए। कनौडिया परिवार का टेक्सटाइल के अलावा भी कई और सेक्टर्स में कारोबार फैला हुआ था, जैसे कि इन्वेस्टमेंट और कोल्ड स्टोरेज। कानपुर के पी रोड पर साड़ी का एक बड़ा शोरूम है। जनरलगंज में 2 रजिस्टर्ड कंपनीज हैं प्राइवेट लिमिटेड। लखनऊ में भी साड़ी का शोरूम है। कुशाग्र के पिता मनीष जी सूरत में रहकर वहां के टेक्सटाइल का काम देखते थे। दादा संजय कनौडिया कानपुर का कारोबार संभालते हैं। चाचा सुमित जी लखनऊ में काम संभालते हैं। कुशाग्र कानपुर के एक जाने माने स्कूल सेठ आनंदराम जयपुरिया में पढ़ाई करते थे। ये 10th क्लास में थे, यानी बोर्ड का एग्जाम देना था। इनके भाई भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। बात 30 अक्टूबर 2023 की है। मंडे का दिन था। इन दिनों घर पर माँ और बच्चों के अलावा और कोई नहीं था। पिता तो सूरत में थे और बाकी परिवार अपने अपने काम पर, अपने घर पर। हालांकि इनमें कोई मनमुटाव नहीं था। जब भी कोई प्रोग्राम होता, त्योहार आता, तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करता था। 30 अक्टूबर का दिन भी एक नॉर्मल दिन हो सकता है, लेकिन कुशाग्र के ट्यूशन जाने से पहले तक। दोपहर के 3:30 से 4 बजे के करीब कुशाग्र अपना स्कूल बैग लेकर हेलमेट लगाकर स्कूटी से घर से निकलते हैं। ये स्वरूप नगर इलाके के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते थे स्कूल की छुट्टी के बाद। आचार्य नगर से स्वरूप नगर करीब 5-6 किलोमीटर दूर है। 19-20 मिनट लगते हैं। कुशाग्र 4 बजे के आसपास ट्यूशन के लिए जाते थे और शाम के 7-7:30 बजे घर लौट आते हैं। हमेशा का यही रूटीन था। तो ये रोज की तरह आज भी ट्यूशन के लिए निकल गए। जाने से पहले अपनी माँ को भी इसके बारे में बताया था। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 4 से 5 बजा, 5 से 6, 6 से 7। माँ सोनिया अपने बेटे के लौटने की राह देख रही थी, पर वो 7 बजे आया नहीं। थोड़ा और इंतजार करने के बाद ये 7:30 बजे बेटे को कॉल करती है, लेकिन उसका मोबाइल फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। आखिर बेटा कहाँ रह गया, शायद ट्रैफिक में फंसा हो। माँ की घबराहट बढ़ रही थी। लगातार बेटे का फोन ट्राई करती, पर लग नहीं रहा था। अगर कुछ दिक्कत होती या फिर लेट होता तो कुशाग्र पहले ही फोन करके बता दिया करता था, पर आज उसने ऐसा भी नहीं किया। अब माँ ने सूरत में पिता को कॉल करके बताया कि बेटा अभी तक ट्यूशन से लौटा नहीं। पिता कहते हैं कि शायद दोस्तों के साथ हो, चिंता मत करो, आ जाएगा। इसके बाद माँ ने दादाजी संजय कनौडिया को कॉल किया। वो कानपुर के रामबाग इलाके में रहते थे। दादा भी जानकारी के लिए रवाना हुए। माँ कुशाग्र के कोचिंग सेंटर, उसके टीचर्स, दोस्तों इत्यादि को भी कॉल करके पूछने लगी। उनसे एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। कुशाग्र आज के दिन ट्यूशन सेंटर आया ही नहीं था। वो घर से तो निकला था ट्यूशन के लिए, फिर कहाँ जा सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सबकी चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। पहले कभी भी कुशाग्र ने ऐसा नहीं किया था। कहीं भी जाने से पहले अपने माँ से जरूर बताता। अब समय होता है करीब 8:00 का। इसी समय घर के अंदर परिजनों की नजर पड़ी एक चिट्ठी पर, एक कागज के टुकड़े पर। कुछ मीडिया के अनुसार ये चिट्ठी दरवाजे के पास पड़ी थी, तो कुछ में है कि बालकनी के पास थी। ये लेटर 2 पन्नों का था। अब उसमें क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। पहले पेज पर था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप हमारे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे के बाद आपके पास होगा। अल्लाहू अकबर। इस लड़के की गाड़ी और मोबाइल फोन आपके घर के पास होटल सिटी क्लब के सामने खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि घबराओ मत, अल्लाह पर भरोसा रखो। अब दूसरे पेज पर लिखा हुआ था, आपसे निवेदन है कि आप ये बात न ही पुलिस, न लखनऊ वाली फैमिली, न ही अगल बगल किसी को बताएं कि हमने कुशाग्र को गायब किया है। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। आप जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम करो, और अगर ये बात कहीं फैली तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे के बाद घर में देखो, और पैसे लेकर रात में 2 बजे कोका कोला चौराहे पर मिलो। मैं पैसे लेने आऊंगा।
जैसे ही पैसे मेरे पास आएंगे उसके ठीक 1 घंटे बाद लड़का आपके पास होगा, और पैसे का इंतजाम हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाले झंडे लगा देना। मैं देख लूंगा, इसके बाद आपको फोन करूंगा, और कोई भी होशियारी हुई तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी नजर आपके घर पर ही होगी। कोई भी बात बाहर पता चली तो आप ध्यान रखना, और आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, आपका लड़का बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएगा। उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये लेटर पढ़कर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी ने बेटे को जानबूझकर गायब किया है और उसके बदले में पैसों की डिमांड कर रहा है। अब ये चिट्ठी घर में आई कैसे, कौन लेकर आया? घर के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात थे। परिजनों ने उनसे बात की। सिक्योरिटी गार्ड हैं जितेंद्र कुमार। पहले इनके पिता उदय नारायण जी भी इसी बिल्डिंग में तैनात थे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। उनके स्वर्गवास के बाद बेटा नौकरी करने लगा। तो जितेंद्र कहते हैं कि 8 बजे के आसपास स्कूटी से एक लड़का बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे पर रुमाल लगाया हुआ था और हेलमेट पहना था। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास आकर एक लिफाफा देता है और कहा कि मनीष भैया को दे दीजिए। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मना किया कि ये नहीं जा सकते, अंधेरा हो रहा है, इन्हें नीचे का ध्यान रखना है और ड्यूटी भी है। उसके बाद लड़के ने जोर देकर फिर से कहा कि मनीष भैया ने बोला है। फिर भी सिक्योरिटी गार्ड ऊपर जाने से मना करते हैं कि ये नहीं जाएंगे। इसके बाद वो लड़का स्वयं लिफाफा देने के लिए जाने लगा। गार्ड बोलते हैं कि तुम अपना हेलमेट और चेहरे से रुमाल हटा कर जाओ। इतने में सिक्योरिटी गार्ड ने अपना दिमाग लगाया और उसकी स्कूटी को ऑब्जर्व करने लगे। स्कूटी के सामने वाला नंबर प्लेट किसी काले रंग के पेंट से रंगा हुआ या पोता हुआ था। फिर गार्ड ने स्कूटी के पीछे का नंबर प्लेट चेक किया, उसको भी किसी कपड़े से ढका गया था। जितेंद्र जी वो कपड़ा हटाकर नंबर प्लेट देख लेते हैं, UP 78ED2204। इन्होंने स्कूटी की फोटो भी खींचनी चाहिए, लेकिन तब तक वो लड़का लिफाफा देकर वापस आ गया। वो सिक्योरिटी गार्ड को ऐसा करते हुए देख लेता है और गुस्से में उनको घूरने लगा, फिर वहां से चला गया। फटाफट जितेंद्र ने स्कूटी का नंबर कागज पर नोट करके सुरक्षित रख लिया था। एक तरफ तो ये चल रहा था, दूसरी तरफ परिजन जान पहचान के लोगों को कॉल करके घटना के बारे में बताने लगे। 30 लाख रुपए का इंतजाम भी करना है। लेटर में यह भी लिखा था कि पुलिस को बताना मत, पर परिवार ने यहाँ पर समझदारी दिखाई। 9:45 के आसपास कुशागर के दादा संजय कनौडिया स्वयं रायपुरवा पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने पोते की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच पुलिस से अलग परिवार भी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। रायपुरवा सहित सेंट्रल जोन के विभिन्न थाना प्रभारियों और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को मिलाकर 5 टीमों का गठन किया जाता है और अलग अलग पहलुओं पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। एक टीम ने कुशागर के दिनचर्या की पूरी डिटेल निकाली। कितने बजे उसने क्या किया, कहां पर गया था, किससे मिला था। उसकी कॉल डिटेल्स, लोकेशन भी देखा जाने लगा। वो कहां पर जा सकता है, उसकी दोस्ती कौन कौन से लोगों से है, कोचिंग सेंटर जाने के बजाय कहां चला गया। सीसीटीवी कैमरों को भी एग्जामिन किया जाने लगा। घर के बाहर भी कैमरे लगे हुए थे, आस पड़ोस के घरों में भी था। कुशागर किन किन रास्तों से कहां पर गया, सीसीटीवी के जरिए उसको ट्रेस किया जाने लगा। उसके फोन का आखिरी लोकेशन मिलता है जरीब चौक रेलवे रोड के आसपास का। ये घर से केवल 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है और कुशागर की कोचिंग जाने वाले रास्ते के बीच है। आखिरी लोकेशन तो यहाँ की दिखी, लेकिन इससे पहले वो कहां पर गया था वो भी लोकेशन चेक करते हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र जी थे, उनको एक आदत थी, जब कोई भी किसी व्हीकल से आता तो उसका नंबर ये जरूर देखते हैं। ऐसा कर करके घर पर आने वाले जितने भी लोग थे, अधिकतम लोगों की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर याद हो गए थे। वो जो स्कूटी पर लड़का आया था लेटर लेकर, उस स्कूटी का भी नंबर इनको जाना पहचाना लग रहा था। पुलिस ने उस लेटर को भी कब्जे में लेकर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उसमें कुशागर की स्कूटी का एड्रेस दिया था। बदमाशों ने उसकी स्कूटी घर के पास ही होटल सिटी क्लब के पार्किंग में पार्क की थी। पुलिस उसको बरामद करती है। हालांकि उसमें कहीं भी कुशागर का मोबाइल फोन नहीं मिला और न ही कोई और सामान। घर वाले भी स्कूटी की पहचान करते हैं, इसी से ही बेटा ट्यूशन बोलकर गया था। लेटर से यह भी लग रहा था कि इस घटना के पीछे कोई ऐसा हो सकता है जो परिवार को जानता हो और आसपास का ही है, तभी नजर रखने की बात कही। कोई ग्रुप भी हो सकता है जो परिवार को निशाना बना रहा हो। पुलिस को लेटर में यूज हुए शब्दों से यह भी लगा कि शायद वो बदमाश गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, मामले को अलग एंगल देना चाहते हो। वैसे कुशागर भी काफी धार्मिक था, इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, कृष्ण जी को बहुत मानता था। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड एक खुलासा करते हैं। इन्हें याद आ गया कि स्कूटी किसकी थी। वो थी रचिता वस, एक ट्यूशन टीचर जो कनौडिया परिवार में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करती थी और ये काफी साल से आ रही थी। यही स्कूटी लेकर आती। उसके साथ इसकी एक फोटो भी है, पर इसमें भी एक ट्विस्ट है जो आपको अभी बताएंगे। ये सब चल ही रहा था कि लखनऊ से कुशागर के चाचा सुमित जी कानपुर पहुंचे। चाचा भी अपने भतीजे के लिए बहुत परेशान थे। इसी दौरान कुशागर के छोटे भाई आदि को जब ट्यूशन टीचर के बारे में पता चला तो उन्होंने उनको कॉल किया। अब कुशागर गायब हो गया है ये सुनकर रचिता भी हैरान हुई। उस टाइम वो ट्यूशन पढ़ा रही थी। जिस स्कूटी से लेटर लाया गया था उसी से रचिता ट्यूशन पढ़ाने के लिए पहले आया करती थी। इसके चलते कुशागर के मामा भी उन टीचर को कॉल करके पूछने लगे। मामा ने उनको सारा किस्सा बताया कि 4 बजे भांजा ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला, 7:30 बजे तक उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बताने लगा, तब से ही घर नहीं लौटा है। इस पर रचिता कहती कि वो अभी ट्यूशन पढ़ा रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं।
कुशागर के छोटे भाई ने कॉल करके जानकारी दी और कहा कि आपकी स्कूटी गार्ड ने देखी है और किसी चिट्ठी के बारे में भी वो बता रहा था। उसकी बातें सुनकर तो इसका बीपी लो हो रहा है। स्कूटी तो इनके पास है, पता नहीं वहां पर कैसे गई। रचिता भी बार बार कुशागर की माँ और मामा से कॉल पर बात कर रही थी। मामा ने उस दौरान रचिता के कॉल भी रिकॉर्ड कर लिए थे। पहले कॉल में जब कुशागर के मामा से रचिता की बात हुई तो उसने अनजान समझते हुए मामा से उनकी पहचान पूछी थी। आप कुशागर के कौन लगते हैं? उधर पुलिस भी अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी, जांच कर रही थी। इस केस पर ज्वाइंट कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, एसपी सभी लोगों की नजर थी। कुशागर के चाचा के घर आने के बाद कुशागर की माँ सोनिया उनके और कुछ जानकारों के साथ रचिता के घर पर पहुंची। माँ सोनिया ने टीचर को कॉल करके उसकी स्कूटी कहाँ पर है ये पूछा था। उसने कहा कि इसके ही पास है, घर पर है। उस वक्त रचिता फजलगंज थाना क्षेत्र के खोया मंडी एरिया में किराए पर रह रही थी। परिजन उसके पास पहुंचे। वो कहती कि स्कूटी इसके पास नहीं है, बल्कि इसका दोस्त प्रभात शुक्ला लेकर गया है। असल में वो स्कूटी प्रभात की ही थी। रचिता केवल उसको यूज करती ट्रैवल के लिए। प्रभात का घर भी फजलगंज थाना क्षेत्र में ही ओम नगर के इंद्रकुटी हाता के पास है। रचिता से परिजन कहते हैं कि बेटे को ढूंढने में हमारी सहायता करो। इसके बाद ये भी उनके साथ प्रभात के घर पर पहुंची। ये सब चीजें पुलिस को नहीं पता थी, परिवार स्वयं जांच कर रहा था। जब ये प्रभात के घर पर पहुंचे तभी प्रभात भी उसी स्कूटी को लेकर अपने घर पर आ जाता है। उसके नंबर प्लेट को देखा गया, ये था UP 78FD 2204। जो नंबर प्लेट सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और ये वाला, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उस वाले में E लेटर था और इस वाले में F है, मतलब ये वो स्कूटी नहीं, यानी कि गलतफहमी हो गई है। परिवार तो परेशान था ही, संदेह करना लाजमी है। चाचा सुमित प्रभात से कहते हैं कि इनको स्कूटी से लेकर साथ चलो, तुम्हारी मदद चाहिए। प्रभात खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ता है। पीछे पीछे बाकी परिजन थे दूसरी गाड़ी से। चाचा ने प्रभात से कहा कि भतीजा गायब है, उसको छुड़ाने के लिए बदमाश पैसे मांग रहे हैं, इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलो, पुलिस से बात करनी है। प्रभात इन्हें रायपुरवा थाने लेकर आया। स्कूटी थाने में पार्क की। चाचा ने कहा कि तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। पीछे से बाकी परिजन भी आ गए थे। चाचा उनके साथ ही स्कूटी को देखना शुरू करते हैं। नंबर प्लेट पर जो पेंच लगे हुए थे वो थोड़े लूज दिखाई दिए, जैसे कि निकालने की कोशिश हुई हो। चाचा ने बाहरी टहल रहे आसपास के पुलिस वालों से बात की, उनसे स्कूटी को चेक कराया। अभी तक पुलिस ने कैमरों के जो अधिकतम फुटेज थे वो निकाल लिए थे, एग्जामिन कर रहे थे। जो लड़का लेटर लेकर आया था स्कूटी से परिवार को देने के लिए, पड़ोस से उस फुटेज को भी लेकर थाने भेज चुके थे। वो स्कूटी और प्रभात की स्कूटी दोनों को मैच करके देखते हैं। दोनों ही स्कूटी का सीट फटा हुआ था, एक तरफ का पैर रखने वाला स्टैंड भी टूटा हुआ था। बाकी स्कूटी में जो कमियां थी वो भी मैच कर रही थी। पुलिस को यह भी पता चला कि स्कूटी के नंबर प्लेट को जानबूझकर चेंज किया गया था, मतलब कि स्कूटी वही है। वैसे प्रभात जहाँ पर रहता था वहाँ पर आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। वहाँ गलियों में आसपास खड़ी बाइकों पर, स्कूटीज पर कोई ब्लेड चला देता, सीट खराब कर देता। उसी वजह से प्रभात की स्कूटी की सीट भी ऐसे ही फटी हुई थी। तभी सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर कैमरे लगवाए थे, 4 कैमरे, जिसमें प्रभात के परिवार का भी योगदान था। जो कैमरे रास्तों पर लगे हुए थे उनसे भी कई सुराग मिले। कुशागर घर से निकला और करीब 4:15 पर जरीब चौक के पास पहुंचा। उस वक्त वो अकेला था, लेकिन उसके बाद के कैमरे में पीछे की सीट पर एक लड़का बैठा हुआ दिखा। उसने भी हेलमेट लगाया था। ये लोग ओम नगर इंद्रकुटी एरिया में आए। अपनी स्कूटी को कुशागर रोड के साइड में पार्क करता है। इसके बाद एक गलियारे में गए, वहां पर भी कैमरे लगे हुए थे। ये प्रभात के घर के आसपास का कैमरा है। लगभग 4:33 पर अनजान लड़का और कुशागर यहाँ पर पहुंचे। अनजान लड़का अपना हेलमेट अपने हाथ में लिए हुए आगे आगे चल रहा था, वहीं पीछे पीछे कुशागर था। कुशागर ऐसे चल रहा था जैसे कि वो उसको जानता है, अपनी मर्जी से जा रहा है। कैमरे में साफ साफ दिखा कि वो अनजान लड़का कुशागर को घर के साइड में बने हुए एक कमरे में ले गया। फिर इसके 39 मिनट बाद 5:12 पर अनजान लड़का बाहर निकला और बगल के घर में गया। उसके बाद 6:50 पर उस घर से भी निकलकर वापस सड़क की ओर चला गया। लेकिन कुशागर उस कमरे से बाहर नहीं निकलता है, कभी निकला ही नहीं। पता चला कि वो अनजान लड़का और कोई नहीं बल्कि प्रभात शुक्ला था। ये थाने में बैठा हुआ था। कुशागर के चाचा बहाने से इसको लेकर आए थे। पुलिस ने प्रभात की कॉल डिटेल भी निकाली। इसमें दिखा कि रात के 9 बजे के आसपास रचिता ने इसको कॉल किया था। घटना से करीब 7 घंटे के बाद रात को 11 बजे पुलिस 2 लोगों को उठा लेती है, रचिता वस और प्रभात शुक्ला। दोनों से ही सख्ती से पूछताछ की गई। प्रभात और रचिता के बीच पिछले 2 महीनों में 968 बार कॉल पर बात हुई थी। इसमें 563 बार रचिता ने किए और 405 बार प्रभात ने। ज्यादातर छोटे कॉल्स थे, 2 से 5 मिनट के बीच। घटना वाले दिन 10 बार कॉल किया एक दूसरे को। इसमें 13 मिनट की सबसे लंबी बात हुई थी। रचिता मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के नंदपुर इलाके की रहने वाली है। प्रभात के चाचा रामू शुक्ला के अनुसार करीब 10-12 साल पहले परिवार के साथ यहाँ कानपुर के ओम नगर इलाके में आई थी। प्रभात के घर पर किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। प्रभात के अनुसार इसकी 2017 में रचिता से दोस्ती हुई थी। रचिता 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। लगभग 7 साल पहले रचिता के माताजी का देहांत हो जाता है। इससे वो बिल्कुल टूट चुकी थी। जिसमें सहारा बना प्रभात, वो उसको इमोशनली सपोर्ट करता है।
ऐसे करके दोनों एक दूसरे के करीब आए। प्रभात के पिताजी सुनील कुमार शुक्ला फजलगंज थाने में होमगार्ड की ड्यूटी करते हैं। जब उनको इस अफेयर के बारे में पता चला तब उन्होंने रचिता और इसके परिवार को घर से निकाल दिया। ये माँ के जाने के 2 साल के बाद हुआ। रचिता अपने परिवार के साथ इसी इलाके में थोड़ी दूर कहीं और रहने लगी, किराए पर। भले प्रभात से ये दूर हो गई हो, फिर भी दोनों मिलते थे। रचिता एक ट्यूटरिंग सर्विस कंपनी से जुड़ती है, जो अलग अलग जगह ट्यूशन टीचर के रूप में काम दिलवाते हैं। कुशागर की माताजी के अनुसार उन्होंने भी उसी कंपनी से रचिता को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए हायर किया था। वो 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाया करती। इसने करीब 2019 से कुशागर को पढ़ाना शुरू किया। घटना से करीब 1.5 साल पहले रचिता के पिताजी का भी स्वर्गवास हो जाता है। इससे रचिता और भी दुखी हो गई। फिर इसके भाई बहन हिमाचल प्रदेश चले गए मामा के घर पर, लेकिन ये काम की वजह से नहीं गई और अकेले ही रहने लगी। पहले अकेले रहने में दिक्कत हुई तो मौसी के पास चली गई, जिनका घर कानपुर में ही विजयनगर इलाके में है। लेकिन फिर फजलगंज थाने के सामने मस्जिद के पीछे एक किराए का रूम लेकर रहने लगी। रचिता ने कुशागर को साल 2021 तक ट्यूशन पढ़ाया था। उसके बाद तो वो 9th में चला गया। फिर रचिता उसके भाई को पढ़ाने लगी। ये अपने बॉयफ्रेंड प्रभात की स्कूटी लेकर आती थी पढ़ाने के लिए। पढ़ाते पढ़ाते ये कुशागर की फैमिली के भी काफी करीब हो गई। उसके माता पिता इसे अपनी बेटी मानते थे और कहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, ये तुम्हारे साथ हैं। हमें तुम्हारी शादी कराएंगे और कन्यादान करेंगे, चिंता मत करो। तुम्हारी शादी में जो भी पैसे खर्च होंगे पूरा खर्च यही उठाएंगे। परिवार ने इसको कंपनी से हटकर अलग से हायर कर लिया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके अच्छे पढ़ाने की वजह से आस पड़ोस के दूसरे पेरेंट्स भी इसको हायर करते हैं। घटना से करीब 2 महीने पहले रचिता ने कुशागर के भाई को भी पढ़ाना बंद कर दिया था। फिर भी कभी कभार अंकल आंटी से मिलने के लिए जाती रहती। परिवार जैसा रिश्ता हो गया था। प्रभात की बात करें तो उसने BSc किया हुआ है। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि ये गुटखा कंपनी में सेल्समैन था। फिर दुकानों में मसाले सप्लाई करने का काम शुरू किया, लेकिन वो भी चला नहीं। इधर रचिता की कमाई से भी केवल उसका ही खर्च चल पाता। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। ये लिव इन में भी रहने लगे थे। रचिता प्रभात के घर पर भी आती थी और रुकती थी। मीडिया के अनुसार रचिता एक बार गर्भवती हुई, पर शादी नहीं हुई थी तो प्रेगनेंसी हटाना पड़ा। समाज के लोग दोनों को अलग निगाह से देखा करते हैं, बिना शादी के साथ रहते हैं। इनको सेटल होने के लिए खूब सारे पैसे चाहिए थे, लेकिन कहाँ से लाएं? इन्हें कम समय में ही कमाना था। फिर इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। रचिता कुशागर के घर पर जाती तो थी ही, वहां उनका घर देखती, लग्जरी लाइफ देखती। सोचा कि ये लोग पैसे वाले हैं, इससे 25-30 लाख रुपए वसूला जाए। इतने में लाइफ सेट हो जाएगी, कोई छोटा मोटा काम भी शुरू कर लेंगे। पर पैसे निकलवाएं कैसे? कुशागर के माता पिता के अनुसार अगर रचिता को पैसे ही चाहिए थे तो ये एक बार बोल देती, वो ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था, इसलिए ट्यूशन पढ़ाना बंद करने के बाद भी घर पर मिलने के लिए आती थी। 2-3 बार प्रभात को भी लेकर गई। प्रभात भी घर को देखकर इंप्रेस होता है, पर ये दोनों अकेले नहीं कर सकते थे, कोई और भी चाहिए साथ देने के लिए और सहायता के लिए। तब प्रभात ने अपने एक दोस्त शिवा गुप्ता अलायस आर्यन को प्लान में जोड़ा। इसका घर भी फजलगंज थाना क्षेत्र में ही ओम नगर दर्शनपुरवा में है। एक तरह से प्रभात का पड़ोसी भी है। आर्यन के बारे में थोड़ा बात करें तो 3 साल पहले ही इसका परिवार यहाँ पर आया था। किराए के घर में रह रहा था। परिवार में माता पिता और 3 बेटे हैं, सत्यम, आर्यन उर्फ शिवा और सुमित। पिता राजकुमार गुप्ता 2018 से घर पर बैठे हैं, कोई काम नहीं कर पाते। इनका आधा शरीर पैरालाइज्ड है। तीनों भाई हेलेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में कैंटीन चलाते हैं। सत्यम और आर्यन दिन में काम करते हैं और सबसे छोटा भाई सुमित नाइट ड्यूटी। छोटे भाई सुमित ने बताया कि 30 अक्टूबर 2023 के दिन यानी घटना वाले दिन ये दोपहर को टिफिन लेकर पहुंचा, पर आर्यन ने बोला कि कुछ काम है और खाया नहीं, फिर वहां से चला गया। भाई ने आगे कहा कि इन्होंने सोचा नहीं कि बड़ा भाई उस केस में शामिल है और उस दिन उसी लिए निकला था। खैर रचिता और प्रभात ने आर्यन को प्लान में शामिल किया। जितने भी पैसे तुम लोग वसूलोगे उसमें से 4 लाख रुपए इसको चाहिए। मीडिया के अनुसार 13 अक्टूबर को कुशागर का बर्थडे था, धूमधाम से मनाया गया, जिसमें रचिता प्रभात भी शामिल हुए थे और लग्जरी देखा। तभी वो फैसला करते हैं कि इसी परिवार को निशाना बनाएंगे। लेकिन परिवार ने बताया कि उस दिन कोई भी बर्थडे पार्टी नहीं हुई। कुशागर के स्कूल में कोई प्रोग्राम था। बेटा रात को 10 बजे के बाद घर आया। घर में पिता भी नहीं थे तो पार्टी कैसे होगी? मीडिया बिना वेरीफाई किए कुछ भी बोल रही है, ऐसा परिवार ने इल्जाम लगाया। लेकिन मां सोनिया ने जैसा कोर्ट में कहा कि घटना से 15 दिन पहले यानी 15 अक्टूबर के आसपास रचिता प्रभात को लेकर घर पर आई थी। उन्होंने कुशागर की पढ़ाई के बारे में पूछा, कहाँ पर पढ़ता है, कब आता जाता है। प्रभात ने भी कुशागर से मुलाकात की, बातचीत की। उस टाइम तो नॉर्मल लगा, पर अब लगता है कि वो साजिश के तहत जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे। कॉल डिटेल में पता चला कि उस 1-2 दिन में आर्यन और प्रभात की भी 6 से 7 बार लंबी बातचीत हुई थी। प्रभात के अनुसार 22 अक्टूबर को ये रुचिता और आर्यन के साथ गुमती के सेंट्रल पार्क गया। वहाँ तीनों प्लान बनाते हैं, किसका क्या रोल होगा, कौन क्या करेगा। इसी तारीख में प्रभात ने संत नगर चौराहे के पास दीक्षित हार्डवेयर शॉप से रस्सी खरीदा। वो नारियल के छाल की रस्सी थी। 25 अक्टूबर को प्रभात और आर्यन स्कूटी से पूरा इलाका घूमते हैं। कैमरे चेक किए कि कहाँ कहाँ पर लगे हैं, रास्ते देखें। कुशागर का भी पीछा करके जानकारी जुटाई, वो कब कहाँ पर जाता है।
रचिता ने कहा कि 28 अक्टूबर को तीनों लोग प्रभात के घर पर मिले। वहीं प्रभात ने 2 पेज का लेटर लिखा। उसमें ऐसे शब्द यूज किए गए जिससे पुलिस गुमराह हो, दूसरी दिशा में जांच करे। 29 अक्टूबर को तो संडे था, 30 अक्टूबर को मंडे है, यानी कि कुशाग्र शाम को रोज की तरह ट्यूशन के लिए निकलेगा। प्लान के तहत प्रभात जरीब चौक पर आकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में कुशाग्र वहां पर आता है स्कूटी से। प्रभात ने उसको रुकवाया और कहा कि इसकी गाड़ी खराब हो गई है, इसे घर छोड़ दो। चूंकि कुशाग्र इसको जानता था, ट्यूशन टीचर का दोस्त है, इसीलिए बिना किसी दिक्कत के स्कूटी पर बिठा लिया और उसको उसके घर पर छोड़ने गया। 4:15 पर बैठकर निकले, 4:33 पर घर पहुंचे। प्रभात ने बोला कि पहली बार घर पर आए हो, घर के अंदर चलो, कुछ नाश्ता पानी कर लो। कुशाग्र जाता है। इसी दौरान आर्यन भी आ चुका था और बाहर खड़ा हो गया। रचिता ऑलरेडी मौजूद थी। प्रभात के इशारे पर यह भी कमरे के बाहर खड़ी हो गई। वो रूम भी प्रभात का ही है, बिल्कुल घर से सटा हुआ। पहले दरवाजा खोलने पर पॉच जैसा इलाका है, वरांदा है, उसके बाद वो रूम है। रूम काफी छोटा था, एक तरह से स्टोर रूम था। प्रभात ने कुशाग्र को बिठाया और कोल्ड ड्रिंक दिया पीने के लिए, जिसमें नशीली दवाएं थीं। उसके पीने के बाद प्रभात उसका फोन छीन लेता है। बाहर रचिता और आर्यन तैनात थे कि अगर वो भागे तो पकड़ सकें। प्रभात ने कुशाग्र से बोला कि तुमको कैद कर लिया गया है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते जब तक कि तुम्हारे पिता पैसे ना दें, तभी तुमको छोड़ेंगे। हालांकि इनका इरादा कभी छोड़ने का था ही नहीं, क्योंकि वो इन्हें पहचानता था, बाद में बता सकता है। कुशाग्र वो सुनकर कहता है कि मजाक कर रहे हो, ऐसा मत करो, लेकिन वो मजाक नहीं था। फिर उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर दवाई का असर दिखने लगा। वो भागने की भी कोशिश करता है, जिसके बाद रस्सी उसके गले में लपेटकर कहानी समाप्त कर दी। इसके हाथ और पैर में रस्सी लपेट दिए गए, मुंह में बेडशीट लगा दिया। इसके बाद प्रभात अपने फोन से एक वीडियो बनाता है ताकि घर वालों को भेजकर डरा सके, जिससे पैसे जल्दी दें। उनको ये भी यकीन हो जाए कि कुशाग्र इसके पास है। आगे पुलिस को फोन से वो वीडियो भी मिलता है। घटना अंजाम देने के बाद 5:12 पर प्रभात कमरे से बाहर निकला और पड़ोस में अपने घर पर गया। 6:30 बजे के बाद ये घर से बाहर आया। 6:50 पर आर्यन कुशाग्र की स्कूटी ले जाकर होटल सिटी क्लब के पास खड़ी कर देता है। इसके बाद प्रभात और आर्यन अपने पहने हुए कपड़े, कुशाग्र का मोबाइल फोन, उसका बैग, सब कुछ एक सफेद बोरे में रखा और जरीब चौकी के पास एक केमिकल फैक्ट्री कैंपस के पीछे झाड़ी में फेंक दिया। फिर 8:10 पर प्रभात और आर्यन चिट्ठी पहुंचाने के लिए कुशाग्र के घर पर गए। प्रभात पहले ही उतर गया था। इस दौरान रचिता ने प्रभात से 7 से 8 बार कॉल पर बात की थी। इन्होंने स्कूटी के नंबर को छिपाने की भी कोशिश की थी। सामने पेंट पोत दिया और पीछे कपड़ा लगा दिया। आर्यन ने चिट्ठी पहुंचाई। सिक्योरिटी गार्ड स्कूटी के नंबर को नोट कर लेते हैं, जिसको आर्यन ने भी देखा। फिर आर्यन प्रभात को आकर बताता है। इसके बाद ये दोनों नारायणपुरवा गए, वहां पर चाय पिया। ये स्कूटी के नंबर को ठीक करते हैं, फिर अपने घर पर पहुंचे, ओमनगर। उस समय इन्होंने देखा कि कुशाग्र के परिजन रचिता के साथ इंतजार कर रहे हैं। जब प्रभात को चाचा बहलाकर थाने ले गए, तब रचिता काफी परेशान हुई, कहीं वो पुलिस को कुछ बता न दे। तब ये बार बार कुशाग्र के माँ को कॉल करती और उन पर गुस्सा भी करती कि इसके दोस्त को 1 घंटे से कहाँ पर रखा हुआ है, फोन नहीं उठा रहा। शुरुआत में इसने भी परेशान होने का नाटक किया था। रचिता उस दिन दोपहर के 1 बजे से शाम के 5 बजे तक प्रभात के घर पर ही थी, करीब 5 घंटे। उसके बाद रूटीन से अपना ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई। आधी रात को ही पुलिस तीनों को पकड़ चुकी थी और निशानदेही के आधार पर कुशाग्र को ढूंढा गया, अस्पताल भेजते हैं। मीडिया और पुलिस का कहना था कि कुशाग्र रचिता से प्यार करने लगा था, जिस वजह से प्रभात, जो रचिता का प्रेमी है, वो गुस्सा हुआ कि रास्ते से उसको हटाना है, तभी ऐसा किया। मीडिया में ये खबर चलने लगी, जो कि झूठा साबित हो गया। परिवार के लोग इसको लेकर मीडिया और पुलिस से गुस्सा भी हुए। कुशाग्र के भी पिछले 2 महीनों के कॉल डिटेल्स निकाले गए थे। उसमें कहीं भी रचिता से बात करने के रिकॉर्ड नहीं मिले, ना ही बाकी दोनों आरोपियों से बातचीत हुई थी। चाचा ने गुस्से में कहा कि अगर प्यार करते हैं तो जरूर फोन पर बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, साथ में उनके फोटोज और वीडियोस भी होते हैं। लेकिन पुलिस को कुशाग्र के फोन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मीडिया ने बिना वेरीफाई किए झूठी खबर चलाई। पुलिस ने भी केस को जल्दी निपटाने के लिए गलत चीज बताई, ऐसा चाचा जी का आरोप था। लेकिन उन तीनों को जल्दी पैसे कमाने थे, रचिता और प्रभात को सेटल होना था। पोस्टमार्टम में भी 20 घंटे लेट किए गए। पुलिस तीनों को घटनास्थल पर ले जाकर रिक्रिएशन भी करती है। इसके अलावा इनकी निशानदेही पर जरीब चौक के पास झाड़ियों से वो बोरी बरामद की गई, जिसमें सामान थे, एक बड़ा चाकू, कई पॉलीथीन बैग्स, आरोपियों के कपड़े, कुशाग्र का बैग, हेलमेट, आरोपियों का हेलमेट, सब कुछ बरामद किया। रचिता के फोन को भी कब्जे में लेते हैं। इसके अलावा प्रभात के हैंडराइटिंग का सैंपल भी लिया गया, उस लेटर से मैच करके देखने के लिए। पुलिस को यह भी पता चला कि तीनों आरोपी छात्र के छोटे भाग करके गंगा नदी में ठिकाने लगाने वाले थे। तभी कई सारे पॉलीथीन बैग और बड़े चाकू खरीद कर रखे थे। अगर उस रात पुलिस केस नहीं सुलझा पाती तो शायद गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू करना पड़ता। पुलिस ने भोर के 3:45 तक घटना का खुलासा कर दिया। यह भी पता चला कि घटना से पहले रचिता और प्रभात कार शोरूम गए थे गाड़ियां देखने के लिए। वहां पर एक स्विफ्ट डिजायर कार पसंद की, जिसकी कीमत करीब 6-7 लाख रुपए थी। गाड़ी खरीदने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको भी शोरूम में सबमिट किया कि पैसे मिलने के बाद ये गाड़ी खरीदेंगे, बस हफ्ते भर की बात है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे और वहीं पर बस जाएंगे, शादी कर लेंगे। इस घटना के खुलासे के बाद हर कोई हैरान था। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। ये सीसामऊ आजाद नगर से शुरू हुआ और कुशाग्र के घर पर खत्म हुआ।
लोगों ने पुलिस पर भी गुस्सा जताया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। पोस्टमार्टम के बाद छात्र को घर वालों को सौंप दिया जाता है। माता पिता तो बेहोश हो गए थे। छोटे भाई ने अंतिम संस्कार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गले के आसपास निशान पाए गए। रस्सी पर भी डीएनए सैंपल मिलता है। इसे भी लैब भेजा गया। कोई नशीला पदार्थ भी दिया गया हो इसके भी संकेत मिले, लेकिन पुलिस को घर से कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला। लेकिन प्रभात ने कोल्ड ड्रिंक देने की बात कही थी। पुलिस ने 600 पेजेस की चार्जशीट कोर्ट में सबमिट की। कुशागर की माताजी अपने बाकी दोनों बच्चों को लेकर सूरत चली गईं। अब वहीं रहती है। कोर्ट की तारीख मिलने पर आती है। 2024 में रचिता को बेल मिला। ये जेल से बाहर आई, जिसको लेकर परिवार सुप्रीम कोर्ट तक गया था। 9 फरवरी 2024 को केस फाइल सेशन कोर्ट में भेजी गई थी। 3 मई को आरोप तय किए गए तीनों पर। सेशन कोर्ट में 711 दिन में 134 सुनवाई हुई। 13 जनवरी 2026 को सुनवाई पूरी होती है। इस बीच 14 गवाह पेश हुए। 240 पेजेस की जीरह की गई। 42 डॉक्यूमेंट्स रखे गए। 112 वस्तुएं प्रस्तुत की गईं। 22 जनवरी 2026 को पुलिस ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कुशागर का परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। कहना है कि इससे भी कड़ी सजा होनी चाहिए। इसके लिए ये लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।